हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 60 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। आज कुछ यूनिक प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए स्प्लीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? तो दांत और हड्डियां कैसे बनते हैं दोस्तों? तो यह बनते हैं कैल्शियम फास्फेट से। याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट दूध वगैरह में प्रचुर मात्रा में मिलता है कैल्शियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल है, विटामिन सी है क्या है दोस्तों? तो यानी विटामिन सी किस प्रकार की अम्ल है? इन चारों में से दिया गया है। तो दिया है विटामिन जो सी होती है दोस्तों, वह होती है अस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, टिबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों, यह हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी टांग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है, स्कर्वी रोग होते हैं और इसकी कमी से मसूड़े में रक्त आने लगता है और दांत हिलने भी लगते हैं। तो ऑप्शन सी विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? तो दोस्तों, कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? पराबैंगनी किरणें नहीं देखी जा सकती, गामा किरणें भी नहीं देख सकती और रक्त किरणें, ये तीनों ही किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन की को पचाने के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो दोस्तों, यह अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ अग्नाशय दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे दोस्तों, पित्त का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। तो ऑप्शन ए लीवर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का इन उपयुक्त में से सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। विटामिन सी नींबू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल हो जाएगा, किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? तो दोस्तों, हीलियम नाभिक से उत्सर्जित है अल्फा किरणें। हीलियम नाभिक से, तो ऑप्शन सी हीलियम नाभिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, किसको वहन करता है दोस्तों? यानी किसको आवागमन में ले जाता है? एक यूनिट ऋणावेश को। एक यूनिट ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? IS2 2s22 P6 3s1। तो दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। उसका नाम अप्सरा रखा गया था। ऑप्शन बी अप्सरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। दोस्तों, एक तत्व होता है क्वार्ट्ज, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, क्वार्ट्ज का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्न में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? तो दोस्तों अवयव की समस्थानिक विशेषता होती है कि नाभिक में विभिन्न संख्या के न्यूट्रॉन, नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन को ये विशेषता हो जाती है अवयव के समस्थानिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस अणु के बंध कोण अधिकतम है? दोस्तों बताना है कि किस अणु के बंध कोण, बॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, सबसे अधिकतम होते हैं। तो इन चारों में से बताना है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु के बंध होते हैं अधिकतम होते हैं इन चारों में से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो बोर ने की थी। ये एक वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन सी बोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? कौन सा हल्का कण होता है दोस्तों? तो परमाणु में जो सबसे हल्का कण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग धन और ऋण से ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, यानी कि डेसिबल में ध्वनि का मात्रक होता है डीबी, और वह अधिकतम सीमा क्या है डीबी की कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, कितने डीबी के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो दोस्तों 95 डीबी जो रहेगा, 95 डीबी के ऊपर की ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं सकता, कान का चदरा फट जाएगा। और कर्णप्रिय होता है 40-45 से ऊपर, कर्णप्रिय यानी कि ध्वनि को अच्छे से सुन सके। तो ऑप्शन डी 95 डीबी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए एक टीवी रिमोट कंट्रोल निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो जो टीवी के रिमोट में होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। तो वो सूक्ष्म तरंगों को उपयोग करता है, सूक्ष्म तरंगों को उपयोग करके वह कंट्रोल सिस्टम चलता है। ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रतिध्वनि का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। यह प्रतिध्वनि का विशेष कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। दोस्तों प्रकाश निर्वात में भी चलता है, ये तो सही बात है, लेकिन यह प्रकाश संबंधित क्योंकि यह किससे संबंधित है ये बताना है। तो दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो जो प्रकाश निर्वात में चलता है वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है? इसका कारण एकमात्र होता है डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रभाव को, ध्वनि के प्रभाव को दिया था नियम। तो ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण ये ध्वनि आवृत्ति बढ़ी हुई लगती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दोस्तों ध्वनि अगर यहाँ पर नियत, अगर दाब, ध्वनि की दाब जो नियत होगी चाल, तो यह डी दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा D = 1/2F होता है। तो अगर -2 अगर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो -1/2, यानी कि माइनस यहाँ पर बदलेगा नहीं, तो ये टोटल क्या होगा, 332 ही रह जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपी या दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टिकोण ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर की गुणवत्ता क्या होती है, इन चारों में से बताना है दोस्तों। तो होता है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की जो गुणवत्ता होती है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र की जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। तो आपतित कोण क्या होगा, एक अवतल दर्पण
के वक्रता केंद्र से जाने वाली जो आपतित किरण होगी तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर जो होगी 0 डिग्री में हो जाएगी दोस्तों। यहाँ आपतित किरण की बात कर रहा है तो यह 0 डिग्री हो जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि लेंस की क्षमता 2D है तो फोकस दूरी कितना होगी। यहीं पर मैं वो वहाँ पर जो समझा रहा था उसका तो उत्तर, लेकिन यहाँ पर होगा वही कि -0.5 ऑप्शन डी। फॉर्मूला वहाँ पर लिख रहा था मैं, तो यहाँ पर यही पर दिया है कि यदि 2D है तो फिर d अपॉन इक्वल टू -1/2 होता है, f होता है। तो यहाँ पर d का इक्वल टू 2 दिया है तो यहाँ पर उधर जाएगा तो -2 अपन इतना तो 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू को पुट करते हैं। ऑप्शन डी -0.5 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो प्यारे दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है वह हो जाएगा बाघ, बाघिन। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी माना गया है बाघिन को, यानी बाघ की श्रेणी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डायनोसोरस थे क्या थे। तो दोस्तों डायनोसोरस जो थे सरीसृप जो लुप्त हो गए, ये सरीसृप के कैटेगरी में आते थे क्योंकि अंडे वगैरह देते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है क्या है। तो डुंगोंग क्या था दोस्तों, तो डुंगोंग जो था स्तनधारी प्राणी था जो कि विलोपन के कगार पर है। तो ऑप्शन डी स्तनधारी प्राणी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो दोस्तों भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, एकमात्र गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। ऑप्शन सी डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर के जांघ की हड्डी जो होती है फीमर उसका नाम है, सबसे लंबी होती है। ऑप्शन बी जांघ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए यकृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों रक्त में क्या पाई जाती है, ब्लड में। तो दोस्तों ब्लड में आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ऑप्शन डी आयरन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है दोस्तों, तो एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट के माध्यम से। लिम्फोसाइट के माध्यम से एंटीबॉडी निर्मित होता है कहाँ पर, तो रुधिर के प्लाज्मा में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है। यहाँ पर ग्रहता है, ग्रहण करता है दोस्तों, यहाँ ग्रहता है। तो दोस्तों ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी ए बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में पाइरुवीन अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो समर्थ हो जाता है दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक। तो ऑप्शन बी उत्प्रेरक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चाय या भोजन परोसने वाली जो ट्रे होती है एल्युमिनियम की बनी होती है तथा रंगीन होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड की एक सतह बन जाती है जो रंगों को सोखती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया जो कहलाती है इसको कहते हैं एनोडीकरण। इसको कहते हैं एनोडीकरण, जो कलर को सोख लेती है। तो ऑप्शन सी एनोडीकरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होता है। किस उद्देश्य के लिए होता है दोस्तों,
तो जो डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल जो उपयोग होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, उसका होता है घर्षण को कम, ल्यूब्रिकेशन यानी घर्षण कम करने के और इंजन को ठंडा करने के लिए। इंजन में यही ल्यूब ऑयल का प्रयोग होता है। तो यहाँ बी और सी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न है, लेकिन बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और बहुत ही यूनिक अलग ढंग से मैंने सर्च करके रखा है, लाया है, ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। चैनल पर यहाँ तक आए हैं तो अंत में जरूर सब्सक्राइब करके आइकन को दबा दीजिएगा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दिया है अनअपघटित AgRbr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए। तो ये कारण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों, अंततः वह 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए 65 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, ग्रहों के जो गति है, सौर परिवार में ग्रहों की जो गति है, उसके नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो केपलर ने किया था। तो ऑप्शन बी केपलर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? उष्मांक है, तो कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है दोस्तों? तो इन चारों में से निम्न में से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का उष्मांक सर्वाधिक होता है इन चारों में से। ऑप्शन सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि, क्या अर्थ है दोस्तों? यह अर्थ है कि वह अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान है। यानी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका अर्थ यह होता है कि अग्र तथा पश्च अभिक्रियाएं की दरें समान हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो होता है कैम्फर में। तो ऑप्शन ए कैम्फर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन सा नियम सहायक है दोस्तों? तो कार्बन 14 की पद्धति जो है, सिस्टम है, इसके वजह से लकड़ी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसको C14 कहा जाता है, याद रखिएगा। और जितने भी जो सूक्ष्म जीव करता है ये, या फिर इस तरह के जो चीजें थे फॉरेंसिक लैब वाले, इसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं जांच उपकर के। तो ऑप्शन ए कार्बन 14 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसे उपग्रह कहते हैं। इसे उपग्रह कहते हैं, जो कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ, जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी ग्रह के चक्कर लगाता है, तो ये चंद्रमा हमारे लिए उपग्रह है, हमारी पृथ्वी के लिए। तो ऑप्शन बी उपग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो प्यारे दोस्तों, गोकुल सिंह जो थे, जाट विद्रोह के नेता थे गोकुल सिंह। जब औरंगजेब का शासनकाल में जाट विद्रोह हुआ था, तो गोकुल सिंह ने जाट विद्रोह के नेता के तौर पे नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए गोकुल सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी, यानी किसने बनाया था दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर ने इस संस्था को संगठित किया था, अभिनव भारत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था बंगाल में। बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों,
वे संत थे रामानंद जी। रामानंद जी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी रामानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से पूर्ण अधीन हो गया? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया था, गुलाम हो गया था। तो दोस्तों पूर्ण अधीन हो गया था, वसीन की संधि थी वो। वसीन की संधि में पूर्ण रूप से वह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वसीन की संधि। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उस समय अंतरिम जब सरकार बनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पर थे? कौन सा विभाग मिला था? तो उनको मिला था खाद्य तथा कृषि विभाग। खाद्य तथा कृषि विभाग। याद रखिएगा 1947 का अंतरिम सरकार बनी थी आजादी से पहले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ नहीं हुई थी? यहाँ पूछ रहा दोस्तों। तो तामलुक में नहीं हुई थी, बाकी सभी जगहों पर हुई थी। तामलुक जगह है वहां पर नहीं हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सभी जगह पर ये हुई थी, तामलुक में नहीं हुई थी। ऑप्शन ए तामलुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो सबसे असफल होने का, क्रिप्स मिशन का असफल होने का कारण था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाली दृष्टिकोण, यानी कि न ग्रहण करना और न किसी को छोड़ देना, तो ये उसकी पहल थी, नीति थी, इसकी वजह से वो असफल हो गए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये 60 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब बारी है इस वीडियो की टेस्ट प्रश्न की। चलिए टेस्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। टेस्ट प्रश्न है, टेस्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, पुच्छल तारा। इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर को, ऑप्शन को रखना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। कोई भी सजेशन हो वीडियो में ज़रूर आप टॉपिक को बोलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन दबा लेंगे तो वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।